नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ नॉटजर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। टीएमसी में झगड़े, सवाल झगड़ों का नहीं, राजनीतिक दल ऐसा कोई होता नहीं जहां झगड़े नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल कितना भी अच्छा हो, कहीं न कहीं नेताओं के बीच में महत्वाकांक्षाएँ होती है और महत्वाकांक्षा टकराती है तो मतभेद होते हैं। मतभेद कई बार ज़्यादा सीरियसली हो जाते हैं। लेकिन अंदर के मतभेद अपने विरोधियों को परोसना थाली में लेकर और पार्टी की किरकिरी कराना, ये जो बात है, ये बात स्लीपर सेल की है। ममता बनर्जी के यहाँ जो झगड़े हुए सांसदों के बीच, जब टीएमसी के नेता ज्ञापन देने गए 4 अप्रैल को चुनाव आयोग में, ईवीएम मशीन और चुनावी जो सूची होती है मतदाताओं की, उसको लेकर, और तब लग रहा था कि टीएमसी पूरी ताकत से के साथ चुनाव आयोग के सामने खड़ी है। लेकिन उनकी ताकत कितनी बिखरी हुई है, ये उसके चुनाव आयोग के ऊपर जाने के पहले बिल्डिंग के नीचे ही जो पकड़ा-पकड़ी और झगड़े हुए, अरेस्ट करने की बात हुई। और ये बात वहाँ तक नहीं रुकी, जब बीजेपी के सोशल मीडिया हेड जो है मालवीय ने जब इसको पोस्ट किया, तो बात सामने आ गई कि ये बात अब टीएमसी में बहुत ही निचले स्तर के झगड़े हैं, जो एक-दूसरे को अरेस्ट करने की बात करते हैं। किसी महिला नेत्री के खिलाफ बहुत ऊँची बातचीत होती है, क्योंकि उनका एक ग्रुप भी है, एआईटीएमसी एमपीज़ 2024, 2024 में जीते हुए सांसदों का वो ग्रुप है। उसका चैट का स्क्रीनशॉट जब मालवीय ने एक्स पे लोड किया, ट्वीट किया, तब एक बात समझ में आ गई कि टीएमसी में कोई तो ऐसा हितैषी है बीजेपी का। बीजेपी के पेरोल पे है, जिसको बीजेपी का स्लीपर सेल कहते हैं। बीजेपी का स्लीपर सेल है, जो बीजेपी को मदद करना चाहता है और पार्टी को खत्म करना चाहता है। राजनीतिक दलों में ये अक्सर होता है कि हम दूसरे पार्टी में अपने लोग, जो सत्ता में होता है, उसके पास ताकत होती है, सत्ता की ताकत, पैसे की ताकत, अब तो एजेंसियों की ताकत, अब तो चुनाव आयोग की ताकत, इतने टाइप की ताकतें हैं आपके पास। तो ऐसे में किसी भी पार्टी में स्लीपर सेल डालना, ये बहुत ईज़ी बात हो गई है। और यदि कोई सत्ता पक्ष ये करे या बीजेपी ऐसा करे, तो मैं इसको गलत भी नहीं मानता। ये राजनीति का, इस 21वीं सदी की राजनीति का एक टूल माना गया है, टूल किट है वो। उसके तहत उन्होंने टीएमसी में एक ज़रूर कोई ऐसा मोल फिट किया, ज़रूर कोई ऐसा एक स्लीपर सेल है, जो ये अंदर की चाट बाहर आती है। ऐसे झगड़े तो बीजेपी में भी है, ऐसे झगड़े तो कांग्रेस में भी है, ऐसे झगड़े कई जगह पे हैं। एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप होते हैं। भाजपा में भी बहुत निचले स्तर पे होते हैं, लेकिन अंदर की बातें बाहर बहुत मुश्किल से आती है। वही लाता है जिसको मदद करनी होती है विपक्ष को। बीजेपी का जो विपक्ष है, उनको मदद करने के लिए वो मैसेज देगा। लेकिन ये बात मालवीय तक पहुँची कैसे, ये सवाल है। ये स्लीपर सेल, लेकिन ममता ने उसको पकड़ लिया, जो बात कलकत्ता से बताई जा रही है। यदि ममता ने ये स्लीपर सेल पकड़ लिया, तो उसके बाद आप मानिएगा कि बाकी जगह भी स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं। अब एक सिरे से मैं जब देखता हूँ पूरे देश की राजनीति को, तो 6 राजनीतिक पार्टियां हैं मोटे तौर पे, जिसमें 100 से ज़्यादा स्लीपर सेल है, और सभी राजनीतिक दलों के ये स्लीपर सेल एक्सपोज़ हो चुके हैं। स्लीपर सेल के भरोसे आने वाले 50 साल तक हम राज करेंगे, ये सपना यदि सत्ता पक्ष या अमित शाह देख रहे होंगे, तो अब धीरे-धीरे उनके ये स्लीपर सेल पकड़ने लगे हैं। सबसे बड़ी पार्टी है राजनीति में आज के डेट में, सर्वव्याप्त कांग्रेस। सांसद कम हो, लेकिन पूरे देश में उनका वजूद है। अब कांग्रेस में इतने स्लीपर सेल हो गए कि ओरिजिनल कांग्रेस कौन है, ये देखना मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते राहुल गांधी जी ने खासकर गुजरात में स्लीपर सेल के ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जो पार्टी के अंदर रह के बीजेपी को मदद कर रहे हैं, वो भाजपा पार्टी छोड़ के जाए। हम उनको इंगित करेंगे, हम उनको पॉइंट आउट करेंगे और हम उन पर एक्शन लेंगे। ये स्लीपर सेल इतने भरे हुए हैं कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो बीजेपी के सामने 10 राज्यों में आमने-सामने है। तो 10 राज्यों में बीजेपी के सामने कांग्रेस धराशायी हो जाती है। लोकसभा चुनाव में हमने नतीजे देखे, कांग्रेस की जो 100 सीटें हैं, उसमें से मात्र 28 सीटें जो है, इन 10 सीटों 10 राज्यों से हैं, बाकी सब उधार के सिंदूर पे हैं। कांग्रेस वहां क्यों नहीं गेन करती जहां डायरेक्ट बीजेपी के साथ फाइट में होती है?
क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी के जो सेल बैठे हैं कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल, वो किसी भी हालत में वहां कांग्रेस को जीतने नहीं देते। पिछला बिहार का चुनाव भी जो 8 सीटें 11th आवर पे बदली गई थी, उसके चलते सत्ता में आते-आते आरजेडी और कांग्रेस रह गई। और ये किसने किया ये अभी तक समझ में के परे है। पता भी पड़ता है लेकिन उसके अंडर मतलब कई बार स्लीपर सेल पकड़े भी गए हैं, लेकिन बाकी जगह पे एक्शन ली जाती है। बीजेपी में बहुत कठोर एक्शन ली जाती है। लेकिन यहाँ स्लीपर सेल फिर इतने हावी है कि स्लीपर सेल की कंप्लेंट भी हो गई, तो उसके ऊपर इंक्वायरी करने वाला भी स्लीपर सेल है और उसको क्लीन चिट देने वाला भी स्लीपर सेल ही है। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को छोड़ के बाकी सभी को वहां पे अब संशय की दृष्टि से कार्यकर्ता देखने लगे। हर जगह आपको दिखाई देंगे 10 बार प्रूफ होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। खासकर हरियाणा के चुनाव में 2-3 तो सीटें ऐसी गई, ये टिकट क्यों दिए गए? क्या ये स्लीपर सेल ने टिकट दिए? क्योंकि वहां जीता हुआ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, जिसका डिपॉजिट जब्त होगा ऐसा ढूंढ के उम्मीदवार दिया गया। तो क्या कांग्रेस को क्या बीजेपी को बेल आउट करने का प्रयास किया गया? ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ हर राज्य के। तो कांग्रेस में स्लीपर सेल पे अब पहचान होना शुरू हो गई। लेकिन फिर कांग्रेस के मैंने जैसा कहा कि इंक्वायरी करने वाले भी स्लीपर सेल, क्लीन चिट देने वाले भी स्लीपर सेल, एक्शन लेने वाले यदि राहुल गांधी ने एक्शन भी लिया तो फिर बैक दरवाजे से फिर वापसी हो जाती है। जैसी राजू शुक्ला की फिर वापसी हो गई सीडब्ल्यूसी में परमानेंट मेंबर बन के। तो ये वहां पे स्लीपर सेल से लड़ाई अभी लंबी है जो राहुल गांधी को लड़ना होगा। उसके बाद आप दूसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में बार-बार एक नाम आता है जो अ, चाचा है उनके अ, अखिलेश जी के और वही अखिलेश जी को बार-बार इस बात से डराते रहते थे कि सीबीआई, ईडी ये सब हो जाएगी और वो कहीं न कहीं अपने बेटे के सेटलमेंट के लिए, राजनीतिक सेटलमेंट के लिए बीजेपी के साथ उनकी रिलेशंस अच्छे हैं, उनके स्लीपर सेल के तहत काम करते हैं। कई बार राहुल गांधी या कांग्रेस के खिलाफ भयावह टिप्पणी करने वाले जो समाजवादी पार्टी में नेता बैठे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि किसी भी हालत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना हो, जिससे फायदा एडवांटेज बीजेपी होता है। ये भी स्लीपर सेल का एक काम होता है। वो भी वहां बैठे हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं और नाम क्या ले कई बार उनके ऊपर प्रोग्राम भी हमने कर चुके हैं और वो दिखता है, ऑब्वियस दिखता है कि जब बिलो द बेल्ट जाके आप अपने पार्टनर्स के ऊपर हमला करते हो, तो ये स्लीपर सेल है। तो वैसा कांग्रेस ने भी कमलनाथ एक ऐसे स्लीपर सेल है जो बीजेपी के दरवाजे पे जाके वापस आ गए थे और इन्होंने बिलो द बेल्ट हमला किया था सुप्रीमो जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के खिलाफ जब विधानसभा मध्य प्रदेश में चुनाव थे और टिकट में कुछ टिकट समाजवादी पार्टी को देने की बात हो रही थी। तो स्लीपर सेल का काम ही है कि संबंध बिगाड़ देना, एक वो काम करते रहते हैं। उसके बाद टीएमसी का तो अभी ये मामला सामने ही आया, मालवीय के पास किसने स्क्रीनशॉट भेजा, वीडियो किसने भेजा और ये कहाँ से सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आप आ जाइए बीजेडी। बीजेडी की हालत इतनी बुरी है कि अब ओडिशा में पहली बार नवीन पटनायक एक ऐसी बीजेडी मतलब ओडिशा ऐसा एक राज्य जहाँ पिछले कई सालों से, पिछले करीब-करीब 5-6 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं बीजेडी, नवीन पटनायक। और बीजेडी का ऐसा वर्चस्व रहा कि वहाँ कोई सामने था ही नहीं। कांग्रेस एक मेजर अपोजिशन पार्टी थी, धीरे-धीरे कांग्रेस समाप्त हो गई। बीजेपी ने उनकी जगह लेने का प्रयास किया, लेकिन नवीन बाबू ने अपनी पकड़ भारी रखी। जब वो सत्ता में आए तब 2002 में एक बार पहली बार उनके सांसदों में एक विद्रोह हुआ और तब मनोहर जोशी थे, मनोहर जोशी स्पीकर थे, उनको एक पत्र गया कि आप 10 में से 6 सांसदों ने पत्र लिखा कि आपको अलग गुट की मान्यता दी जाए। लेकिन तब नवीन बाबू इतने अनएक्सपीरियंस्ड होते हुए भी उन्होंने उससे भी उभार लिया और पार्टी को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में रखा। उसके बाद में आगे 2012 में प्यारी मोहन महापात्रा जो प्यारी अंकल के नाम से जाने जाते थे। प्यारी अंकल ही थे जिन्होंने नवीन बाबू को जबरिया चीफ मिनिस्टर बना दिया था। हाथ पकड़ के जिसको बोलते हैं जबरदस्ती डाँट के। क्योंकि प्यारी अंकल नवीन पटनायक के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे और वही पार्टी चला रहे थे। ये ओडिशा का एक दुर्भाग्य है कि वहाँ राजनीतिक दल भले ही बीजेडी रूल करता हो, लेकिन बीजेडी को चलाने वाले कोई ना कोई एक ब्यूरोक्रेट होता है। तो
प्यारा मोहन महापात्रा प्यारी अंकल के नाम से जाने जाते थे, वो भी थे। उनका जब विद्रोह हुआ, तथाकथित विद्रोह बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं प्यारी मोहन महापात्रा को व्यक्तिगत रूप से जानता था। और वो विद्रोह भी उन लोगों ने किया जो प्यारी मोहन को वहाँ से निपटाना चाहते थे। तो प्यारी मोहन उसमें निपट गए और उसके बाद वो जगह वी के पांड्यान ने ली। पांड्यान भी एक आईएएस ऑफिसर थे, तमिलनाडु के हैं, कैडर उनका वो है। उसके बाद वो इतने हावी रहे कि पार्टी वहीं चलाते रहे और नवीन बाबू का सिर्फ चेहरा था। उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया और पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी में एक राज्य मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास था और वो एडवाइजर थे, पार्टी के सर्वेसर्वा थे। लेकिन इस बार लोकसभा और विधानसभा में जो सुपड़ा साफ हुआ बीजेडी का, उसका आर्किटेक्ट वी के पांड्यान को ही माना जाता है। क्योंकि वी के पांड्यान और जो हमारे रेलवे मंत्री है, जो हमारे आईटी मिनिस्टर है अ, अश्विनी वैष्णव, वो बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा में पूरी मेंबर्स नहीं होते हुए भी, शॉर्टेज ऑफ एमएलए होते हुए भी वो राज्यसभा में जीत के आए, क्योंकि पांड्यान ने तब बीजेडी से उनको वोट ट्रांसफर करवाया। और उसके बाद पांड्यान की और अश्विनी वैष्णव की दोस्ती के इतने चर्चे और इतनी गाढ़ी दोस्ती हो गई कि आखिरकार अश्विनी वैष्णव की पार्टी बीजेपी के गोद में पूरी सरकार दे दी, ऐसा एक आरोप वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के बिल को जब लगातार बीजेडी उसका विरोध कर रही थी, बार बार विरोध कर रही थी। नवीन पटनायक ने खुद कहा कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। लेकिन 11th आवर पे रात को जो संबित महापात्रा था, संबित पात्रा नहीं, सम्मित पात्रा, जो वहाँ फ्लोर लीडर था राज्यसभा में, उन्होंने 7 मेंबर्स को व्हिप जारी नहीं किया और अंतरात्मा पे आवाज देने काम करने के लिए कहा। 3 लोगों ने फेवर में वोट दिया, जिसमें संबित पात्रा ने स्वयं कहा कि मैं फेवर में वोट देने जा रहा हूँ। 3 ने अगेंस्ट वोट दिया और 1 जो थे वो वोट देने ही नहीं गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं न कहीं ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और उसके बाद जो विद्रोह हुआ पार्टी में, कि अभी नवीन पटनायक के जो नवीन हाउस है, वहाँ पे लगातार पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं कि पांड्यान हटाओ और पार्टी बचाओ। वीके पांड्यान ये सबसे बड़े स्लीपर सेल माने जाते हैं बीजेडी में। इतना बड़ा स्लीपर सेल शायद किसी राजनीतिक दल में अ, फिट किया हो, जो पार्टी चला रहा है वही स्लीपर सेल बना। तो ये बीजेडी की कहानी है। उड़ीसा की सत्ता ऐसी ही आई। उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आती है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड का किस्सा तो आए दिन हम बिहार पे इतने कार्यक्रम कर सकते हैं और बार-बार स्लीपर सेल कहते हैं। संजय झा पे आरोप है कि वो बीजेपी से आए हैं और उनका बीजेपी से पुराना नाता अभी तक छूटा नहीं है। जैसा कि मैंने बीजेडी में कहा, बीजेडी में जो पार्टी सँभाल रहे थे वीके पांड्यान, उसी को सेल बनाया, लेकिन यहाँ अपने स्लीपर सेल को पार्टी का अध्यक्ष तक पहुँचाया, वो है संजय झा। संजय झा के पार्टी में जाने के बाद बीजेडी के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर बार-बार है, उससे कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड समाप्ति की ओर है। दूसरी बात, लल्लन सिंह के लेके तमाम जो नेता है, जो मंत्री बने, वो मंत्री बनने के बाद वो अपने पद से इतना मोह रखने लगे कि वो पार्टी से दूर हो गए। उन्हें बीजेपी अच्छी लगने लगी और बीजेपी के लिए या बीजेपी के, क्योंकि उनको अपना राजकीय भविष्य यदि बीजेपी में दिखता है, तो वो बीजेपी का साथ देने के लिए अपने पार्टी को भी बलि दे सकते हैं। आज सबसे दयनीय स्थिति यदि देश के राजनीतिक नेताओं में किसी की है, तो वो नीतीश कुमार जी की है। स्वास्थ्य ठीक नहीं और पार्टी में इतना विद्रोह है, इतने स्लीपर सेल बने हुए हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि जनता दल बचा रहेगा या नहीं। पिछली बार मात्र 42 पे आ गया था, इस बार क्या 22 पे आ जाएगा? सवाल ये है। तो वहाँ एक पूरी पार्टी को खत्म करीब-करीब किया, वो जनता दल यूनाइटेड है। उसके बाद यदि हम शिवसेना के तरफ जाएँ, शिवसेना की बात करें हम, तो शिवसेना में पहले एकनाथ शिंदे वाला जो गुट था, वहाँ पे पहले से ही कहीं न कहीं पिछले के चुनाव से ही, जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना साथ नहीं दे रही थी, तब शिवसेना को पूरी बातें बीजेपी को मान के नागपुर अधिवेशन में सरकार का समर्थन करना पड़ा, क्योंकि तब ये कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि यदि हम सरकार में नहीं जाएँगे, तो बहुत सारे लोग बागी हो जाएँगे। तो वहाँ से प्लांटिंग हुआ था और आखिर पार्टी तोड़कर शिवसेना को मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी को करीब-करीब समाप्ति की तरफ
ले जाने का काम बीजेपी ने किया। वहाँ वो एक स्लीपर सेल बहुत मतलब आप कह सकते हो कि एक स्लीपर सेल के द्वारा वहाँ हुआ। कई लोग थे वहाँ, एक मंत्री है अभी ठाणे से, वो सरनाईक, वो तो बार-बार पत्र लिख रहे थे कि हमको तो बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए, हमको तो बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए। अपने पार्टी से ज़्यादा बीजेपी का प्रेम जिसको आता है, तो उसी को स्लीपर सेल कहते हैं। उसके बाद आप चलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी यही खेल हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब अजित पवार के साथ दोस्ती हुई, अब बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती हुई, तो वो कहीं न कहीं उनको बार-बार लग रहा था कि वो बीजेपी में जाएँ। वो भले ही अजित पवार को हम कभी नहीं लेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने 10 बार कहा होगा, एक टीवी इंटरव्यू का उनका क्लिप बहुत वायरल होता है। लेकिन फिर राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और दोस्त नहीं होता। यदि आज राष्ट्रवादी पार्टी टूटती है, तो ये सिर्फ़ इसलिए नहीं टूटी कि सिर्फ़ ईडी और सीबीआई का ही जोर था। लेकिन कहीं न कहीं एक सुप्त इच्छा थी कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊँ, क्योंकि मेरे चाचा मेरे मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। शायद बीजेपी में मेरा नंबर लग सकता है। इस सुप्त एक इच्छा से वहाँ पे एक स्प्लिट हुआ। तो ऐसे कई राजनीतिक दल हैं, मोटे-मोटे तौर पे हमने जो आज देखे कि कुछ स्लीपर सेल आपको आम आदमी पार्टी में भी दिखाई देते हैं, जो किसानों का आंदोलन जिस हिसाब से उठाया गया, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बीजेपी ने किया है। जिस बर्बरता से वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने किसान के आंदोलन को समाप्त कर दिया, वो इंडिकेशन है कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। ये जब एक सिलसिले में देखता हूँ तो पूरे देश की राजनीति में, ये टीएमसी से हमने शुरू किया था और ये पूरा जो मोटे-मोटे तौर पे आज सरसरी नज़र से जब देखता हूँ, तो मुझे इतने सारे स्लीपर सेल दिखते हैं। लेकिन ये सारे स्लीपर सेल सभी राजनीतिक दलों में पकड़े भी गए हैं। सभी राजनीतिक दलों में यह पता है कि ये स्लीपर सेल है, उसके ऊपर जनता का आक्रोश भी है। देखना ये है कि ये स्लीपर सेल का टूल जो है, ये जो जो तीर चलाते हैं, स्लीपर सेल का जो एक नया हथियार है, वो कितना कारागर हो सकता है? क्या बीजेपी को ये बनाए रखेगा सत्ता में? कई बार तो लगता है कि ये तोड़-फोड़ की राजनीति से बीजेपी सत्ता में बहुत जल्दी आना ज़्यादा चाहती है। राज्य की बात नहीं करूँ, यदि मैं महाराष्ट्र की अभी बात करूँ चलते-चलते, तो महाराष्ट्र में राम शिंदे है, एक विधायक है, एमएलसी है। अब वो विधानसभा में भी अ अ, किसी ओहदे पे है। लेकिन वहाँ एक नगर पालिका अभी शिफ्ट हुई है। जो नगर पालिका रोहित पवार के कब्ज़े में थी, एनसीपी के कब्ज़े में थी, शरद पवार वाले, वो अब बीजेपी में हो गई है। सारे के सारे कारपोरेटर्स इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं। ये खेल होते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आखिरी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।